देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हार्ट डिजीज़, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इनसे बचाव के मतलब कि हार्ट डिजीज़ क्या हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर उमैर अबरार, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, OMI हॉस्पिटल नेटवर्क कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर साहब। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नहीं, एनी लाइन पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है, सो आई लव टू जॉइन यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं, उनको यही पता है कि दिल की एक ही बीमारी है जिसे दिल का दौरा कहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो दिल की बीमारियों के हवाले से बताएं कि क्या क्या ऐसी अलामात हैं या क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं कि जिन्हें हम हार्ट डिजीज़ में शुमार करते हैं, और इनके हवाले से या इनके बचाव के हवाले से या इनकी तशख़ीस के हवाले से भी हमें तफसीलन बताएं। चलें, बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर जनरल तासुर यही है कि दिल की बीमारियां जो हैं वो दिल हार्ट अटैक्स और MI या एंजाइना से रिलेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल की बीमारियों को हम 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाती है अडल्ट कंजेनाइटल या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जिसमें पैदाइशी बच्चों के दिल में सुराख या एनिमलीज़ होती हैं। सेकंड आ जाती है जो मोस्ट कॉमन जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दिल की शरियानों की बीमारी। उसमें जो हार्ट अटैक, एंजाइना और ये सारा सिलसिला होता है। तीसरी किस्म की बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं दिल के पट्ठों की बीमारी, जिसमें दिल के पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें मायोकार्डाइटिस और बहुत सारे दिल के ऐसे पट्ठों की बीमारी होती है, मायोकार्डियोपैथी, वो इन्वॉल्व होती हैं। चौथी किस्म की बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं वेल्वुलर, क्योंकि आप अगर देखें दिल के ऊपर शरियानें होती हैं, फिर पट्टे आते हैं और उनके जो दिल के चैम्बर को कनेक्ट करने के लिए वेल्व्स होते हैं, उनकी बीमारी होती है, तो वो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहलाती है। तो ये बेसिकली 4-5 किस्में हैं जो आमतौर पे डिवाइड करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन आम तौर पे जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए वो यही समझते हैं कि दिल की बीमारी सिर्फ और सिर्फ दिल की शरियान की बीमारी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, तशख़ीस के हवाले से यानी डायग्नोस के हवाले से अगर देखा जाए तो आप मुझे एक तो ये भी बताएं कि इब्तदाई अलामात क्या होती हैं कि जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है या एक जिसे कहते हैं कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यार ये दिल की कोई बीमारी हो सकती है, इसकी अलामात क्या हैं? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि 4-5 कैटेगरीज़ हैं। आम तौर पे जो देखा गया है दिल की बीमारियों की अलामत यही होती हैं, ज़्यादातर सांस लेने की तकलीफ़, सीने में बोझ, भारीपन या दबाव की कैफियत, शदीद सीने में तकलीफ़ के साथ पसीना आना, ये आम तौर पे चलने फिरने में सांस लेने की तकलीफ़ हो सकती है, बैठे बैठे भी सांस लेने की तकलीफ़ हो सकती है। तो यही कॉमन अलामत होती है, या बेहोशी की सूरत में जिसको हम सिनकपी कहते हैं, तो ये भी एक अलामत है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, अगर डायग्नोस के हवाले से बात की जाए तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं कि जिनके ज़रिए इसकी तशख़ीस की जाती है? देखिए, हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो दिल की शरियानों की बीमारी होती है। उसमें जो मोस्ट कॉमन क्या कहते हैं डिजीज़ है जिसके लिए जो दुनिया में डेथ कॉज करती है। तो आम तौर पे जो अलामतें होती हैं और तशख़ीस का जो अमल है वो एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए अलामतें क्या है। अलामतें ये हो सकती हैं जैसे हमने बताया, सीने में दर्द, तकलीफ़, चलने फिरने में बोझ, भारीपन हो रहा है, दर्द कभी उल्टे हाथ में भी जा सकता है, कभी कभार सीधे हाथ में भी जा सकता है। लेकिन आम तौर पे देखा ये गया है कि उल्टे हाथ में जो है पूरे सीने में तकलीफ़ होती है और फिर वो बाजू में, उल्टे बाजू में आपको दर्द महसूस होगा। इसके साथ साथ पसीना आना और घबराहट होना, या फिर चलने में आपको दबाव महसूस होना या सांस फूलना, ये अलामतें हैं। अब तशख़ीस के हवाले से बात की जाए तो बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट डिफरेंट मराहल होते हैं और डिफरेंट किस्म की जो अलामतें होती हैं उनकी बिना पर तशख़ीस कराई जाती है, जिनमें हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं। इनिशियली आम तौर पे स्टार्ट किया जाता है ECG से, ECG के बाद एको हमें हेल्प करता है। फिर डिफरेंट ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चलता है कि एक्यूट हार्ट अटैक या MI की कंडीशन तो नहीं है, जिसमें हमारे पास ट्रोपोनिन का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट आपने सुना होगा। फिर उसके बाद हीलियम स्कैन होता है, डोपिटामिन स्ट्रेस एको होता है। ये आपकी ऑडियंस के लिए शायद बहुत मुश्किल नाम हो,
लेकिन ये रूटीन में कार्डियोलॉजिस्ट करवाते हैं कि एक मशीन के अंदर लेके जाया जाता है और रेडियो आइसोटोप दे के, और दिल में जहाँ खून की कमी होती है वो उस टेस्ट के ज़रिए पिक की जा सकती है। स्पेशलाइज एको या ईटीटी के ज़रिए आपने सुना होगा, ट्रेडमिल पर दौड़ा के ईसीजी लगा के देखा जाता है कि ईसीजी में तब्दीली आ रही है, तो उसके ज़रिए भी आखिरी फाइनल जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होता है जिसमें एंजियोग्राफी है वो अवेलेबल होता है। और वो अक्सर आज तो कल तो बहुत कॉमन है एंजियोग्राफी, हर किसी को पता होता है तो एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ऑप्शन डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी या बाईपास की सूरत में हम करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बाईपास के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमारे देखने वाले को बताएं कि बाईपास क्या है और ये मतलब क्या प्रोसेस होता है इसका। देखिए, सबसे पहले तो हमें तशख़ीस करना होती है बीमारी के हवाले से कि आया मरीज़ को दिल की शरियानों का मसला है भी कि नहीं। जब आप तशख़ीस कर लेते हैं, पता चल जाता है दिल की मेजर 3 शरियान होती हैं, जिसमें एक सीधे हाथ पे होती है और उल्टी तरफ 2 शरियान, इसको हम एलएडी या सर्कमफ्लेक्स कहते हैं, या लेफ्ट मेन उसकी मेन ट्रंक होती है। अगर इन तीनों में बीमारी है तो आम तौर पे देखा ये गया है कि बाईपास मरीज़ों को जिनको शुगर है ख़ास तौर पे और एनेटमी इनकी कॉम्प्लेक्स है, तो बाईपास कॉमनली करवाया जाता है। और वो डिसाइड करते हैं, एक सर्जन डिसाइड करता है, एक इंटरवेंशनिस्ट जो एंजियोप्लास्टी का माहिर है वो डिसाइड करते हैं हार्ट टीम में कि इसको बाईपास के लिए लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं होती है, एनेटमी लो रिस्क होती है, तो एंजियोप्लास्टी एक ऑप्शन है जो आज जिसकी मेरी स्पेशलाइजेशन भी है। उसमें होता ये है कि आप जिस तरह एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं, हाथ या टांग की शरियान से एक छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो दिल की शरियानों में जाती हैं, और वहाँ पे आप जो ब्लॉकेड एरिया होता है उसको तार के ज़रिए क्रॉस किया जाता है, और वहाँ पे बलून से उस हिस्से की सफाई की जाती है, और अल्टीमेटली वहाँ पे एक स्टेंट या स्प्रिंग की सूरत में एक हम मेटल छोड़ के आते हैं ताकि वो आर्टरी कोलैप्स ना और डिजीज़ ना आए। तो ये अमल पूरा एंजियोप्लास्टी का अमल होता है। बाईपास डेफिनेटली एक मेजर, जैसे आपका सवाल है बाईपास के हवाले से, मेजर सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है, पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है, पेशेंट का सीना चाक होता है, और सर्जन टांग की शरियान जो होती है या फिर दिल की एक शरियान होती है जिसको हम लीमा कहते हैं, जो फ्रंट चेस्ट पे होती है, उसको वो उस एरिया डिजीज़ को बाईपास कर देता है, मेन आर्टरी से कनेक्ट करके, ऊपर एओर्टा से कनेक्ट करके आगे जहाँ डिजीज़ होती है उसके आगे कनेक्ट कर देता है, तो वो एक चैनल बन जाता है, इसीलिए इसको बाईपास कहा जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली लोगों में ये तासुर है कि बाईपास, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो है वो मतलब लाइफ का बड़ा रिस्क होता है इसके हवाले से, यानी इसकी सर्जरी के हवाले से। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आया क्या वाकई में लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है? देखिए यासिर, रिस्क तो डेफिनेटली हर चीज़ में ही होता है, लेकिन देखा जाता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट। जब भी आप कोई मेडिकल डिसीजन लेते हैं उसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान की एंजियोग्राफी पकड़ के कर दें तो उसका डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा है क्योंकि उसकी शरियानें नॉर्मल हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जिसकी शरियानों में डिजीज़ है और उसको जानकर उस डिजीज़ से ज़्यादा है, तो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या बाईपास का रिस्क जो नेग्लिजिबल होता है मोस्टली वो लिया जा सकता है। अगर मैं इस तरह आपको बताऊं कि 2000 में से किसी एक मरीज़ की जान को ख़तरा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, तो एंजियोप्लास्टी का रिस्क इतना ही होता है और एंजियोग्राफी का इससे कम होता है। बाईपास का रिस्क जो होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। फॉर इंस्टेंस अगर पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को गुर्दों की डिजीज़ है, पेशेंट को लंग्स की डिजीज़ है, पेशेंट को फालिज हो चुका है या दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, तो सर्जन एक रिस्क कैलकुलेट करते हैं और उसको रिस्क कैलकुलेशन के बाद ही सर्जरी की जाती है। सो डेफिनेटली रिस्क है, लेकिन रिस्क बहुत नेग्लिजिबल होता है, स्पेशली व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट द इंटरवेंशन या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, उसमें रिस्क नेग्लिजिबल होता है। हाँ, बाईपास का रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, प्रोसीजर बड़ा होता है और वो रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी, जिसमें आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जैसा मैंने आपको बताया इस हवाले से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर जो है ये यकीनन प्रिवेंशन के ज़ुमरे में ही आएगा सवाल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कई एक ऐसे लोग हैं कि जो कार्डियक ऑपरेशन करवाने के बाद, यानी वो किसी भी प्रोसेस के हवाले से हो, उसके बाद अपनी लाइफ को बड़ा महदूद कर लेते हैं। तो क्या आया कि ये बहुत अच्छी बात है या पेशेंट को एक्टिव होना चाहिए? देखिए, हम अपने मरीज़ों को ये कहते हैं जब भी आप सर्जरी भी हो, एंजियोप्लास्टी भी हो, आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ज़रूरी ये है कि आप अपनी डाइट को अच्छी रखें, ठीक है, आप एक्सरसाइज करें, मेडिसिन टाइम पे लें और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल आपका सीडेंट्री हो जाएगा, सर्जरी के बाद आप सोचेंगे कि मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता या मुझे बैठना चाहिए, तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ता जाएगा। जब भी आप इनएक्टिव होते हैं, क्या कहते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, तो
हार्ट डिजीज़ का रिस्क वैसे ही बढ़ जाता है। ऑलरेडी पेशेंट को बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो वो मज़ीद रिस्क उसका ऐड ऑन करता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद अगर इसकी प्रिवेंशन के हवाले से बात की जाए डिज़ीज़ बाय डिज़ीज़, हुँ। तो वो क्या कहना चाहेंगे आप उस देखिए, हवाले अगर से? हम बात करें स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में, अगर देखा जाए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में हाइपरटेंशन आफ्टर एज ऑफ 45 हर 3 में से 1 बंदा हाइपरटेंसिव है। उसकी मकसद ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर आपको पता है साइलेंट किलर है, वो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, स्ट्रोक की सूरत में वो आपकी आँखों को डैमेज कर सकता है, ब्लाइंडनेस की सूरत में वो आपके दिल को डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक या दिल के पट्टों की बीमारी की सूरत में, जिसको हम मायोपैथीज़ कहते हैं, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, किडनीज़ को भी डैमेज कर सकता है। तो एक रिस्क फैक्टर ये है कि आपका ब्लड प्रेशर है, तो उसकी प्रिवेंशन और उसकी मेडिकेशन वो आपको टाइमली लेना चाहिए। दूसरी आ जाती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी पाकिस्तान दुनिया के उन बदकिस्मत और चंद ममालिक में से टॉप पे ट्रेंड कर रहा है, जहाँ पे डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा इस टाइम मरीज़ों में पाई जा रही है। तो डायबिटीज़ अगेन वो डैमेज करती है गुर्दों को, दिल को, दिमाग को और आँखों को भी। तो डायबिटीज़ अगर कोई मरीज़ डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको ज़रूरी है कि अपनी मेडिसिन है वो क्या कहते हैं टाइम पे ले, और उसको उसको कोशिश करे कि उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो। दूसरा प्रिवेंशन के तरीके हम कहें तो ऑब्वियसली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है। अगर आपके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, खाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक रिस्क पे हैं दिल की बीमारियों के हवाले से। तो आपको चाहिए एटलीस्ट हफ्ते में 5 दफ़ा आधा घंटा आप वॉक करें, और अच्छी वॉक हो, ब्रिस्क वॉक हो, जिसमें आपको फ़ील हो कि आपको पसीना आ रहा है और आपको थकावट महसूस हो रही है। इसके अलावा दूसरे प्रिवेंशन में आपका वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं, तो आप डायबिटीज़ के रिस्क से बचते हैं, आप ब्लड प्रेशर के रिस्क से बचते हैं, और आपको हेल्थ बेनिफिट और मिलते हैं। तीसरी चीज़ कि आपकी डाइट रिलेटेड, अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, तो आप रिस्क में हैं डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के। तो आप हेल्दी डाइट लें, जिसमें सॉल्ट इनटेक आपका कम हो, जिसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वो आप ले रहे हो, बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें, सब्जियों फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये सारी प्रिवेंशन आ जाती हैं इसमें। और अगेन मेंटल हेल्थ, या हम जिसे कहते हैं स्ट्रेसेस, आपकी लाइफ में बहुत कम हो। अगर स्ट्रेसेस होते हैं, अगेन वो रिस्क फैक्टर है फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और दूसरी बीमारियों के हवाले से। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि वो अफ़राद के जो चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिलख़ुसूस अगर बात की जाए चिकनाई के अलावा जंक फूड्स की, या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की, या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स की, तो आप क्या समझते हैं कि सर दिल के हवाले से ये किस कदर नुकसानदेह है? डेफ़िनेटली बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल के दौर में जिस तरह का डाइटरी ईटिंग हैबिट्स हमारी बनी हुई हैं, वो बहुत ही क्या कहते हैं ख़राब हैं। इसमें स्पेशली आपने देखा होगा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें फ़ास्ट फूड में फ्राइड आइटम आते हैं, चीज़ और डिफरेंट हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अनटिल अनलेस जब तक आप फिज़िकली एक्टिव ना हों, तो वो सारा ऑब्वियसली सारी बॉडी में स्टोर्स होता है। जब हम बात करते हैं चिकनाई की, तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल हमें पता होना चाहिए कि किन चीज़ों में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, किन चीज़ों में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल आपको मिल सकता है नट्स में और बहुत सारी चीज़ों में, फ़िश में। बाकी अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो आपके देख सकते हैं चीज़ और जो फ्राइड आइटम जितना भी है, उनमें सारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जाता है और वो अक्यूमुलेट होता है फैट की फॉर्म में, और जब भी वो अक्यूमुलेट होगा, तो ऑब्वियसली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या और शरीयानों के मसाइल बढ़ते जाएंगे और रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ये बेहतर यही है कि आप जो ले रहे हैं, आपको पता हो कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको बर्न आउट करें। अगर फॉर इंस्टेंस आप बहुत ज़्यादा, आपकी ईटिंग या डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं है, तो आप एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, वॉक करें, ट्रेडमिल करें, तो उससे ये एटलीस्ट आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। वरना अगर आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री और जो कुछ आप खा के बैठ जाएंगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और वो रिस्क बनाएगा आपके लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ-साथ स्मोकिंग के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो लोग या तो जो कभी-कभार स्मोक करते हैं, जो चेन स्मोकर्स हैं, तो उसका क्या दिल पे इफ़ेक्ट आता है? डेफ़िनेटली बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। स्पेशली एडल्ट्स में स्मोकिंग बहुत कॉमन है, और स्मोकिंग के 2-3 इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप तो एक स्मोक करते हैं वो लंग्स कैंसर और दूसरी मसाइल बनाता है। दूसरा उसका जो कंपोनेंट होता है निकोटीन, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या दिल के शरीयानों की बीमारी पैदा करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो स्मोकिंग डेफिनेटली आपको मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार कर सकता है, जिसमें लंग कैंसर से लेके आपका हार्ट अटैक और दिमाग का फालिज, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग क्विट करें और स्मोकिंग को अवॉइड करें। इसमें एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर दोनों आ जाते हैं। एक्टिव स्मोकर का रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन जो पैसिव स्मोकर होता है उसका भी रिस्क होता है, वो नेग्लिजिबल होता है बट स्टिल है। तो जो भी है, आजकल आपने देखा होगा कि एक टर्मिनोलॉजी वैप शुरू हो गई है, तो जी जी जी। अक्सर अक्सर लोग स्मोकिंग क्विट करने के लिए वैप स्टार्ट कर देते हैं। वैप दो के उसका रिस्क कम है, नेग्लिजिबल है, बट उसको भी आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते इट्स सेफ, क्योंकि उसमें भी निकोटीन आती है। उसमें आपका लंग कैंसर शायद बच जाए, लेकिन निकोटीन का कंपोनेंट वैप में स्टिल होता है, तो वो जो निकोटीन का जो कंपोनेंट होता है वो डैमेज करता है आपके शरीरों को। डॉक्टर साहब इसके अलावा भी तो अब काफ़ी चीज़ें आ गई, जैसे इलेक्ट्रिक शीशा, इसके अलावा दूसरा शीशा। डेफिनेटली उसमें स्मोक और निकोटीन जहाँ है वो आपको डैमेज करेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अब ये तो खैर बात हो गई, लेकिन ये बताइए सर कि अगर मतलब ऑपरेट आपका हो जाता है, तो आया कि उसके बाद जो लाइफ़स्टाइल है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है स्मोक या जंक फूड की वजह से वो हार्ट का पेशेंट हो गया, उसका प्रोसेस सारा हो गया, एक बार क्लियर कर दिया, तो उसके बाद उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है? देखिए बहुत ज़रूरी है। जो हम कहते हैं कि या तो आपने स्टेंट लगाया हो या आपका बाईपास हो। बाईपास में होता ये है, आपकी शरीयान होती है उसको बाईपास कर दिया जाता है। स्टेंट एक फॉरेन बॉडी होती है, 6-7 महीने में या साल में उसके ऊपर झिल्ली आ जाती है, इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी, उसके ऊपर झिल्ली आ जाती है, लेकिन मेटल अंदर होता है। तो डिजीज़ प्रोसेस का वापस आना और प्रोग्रेस होना कॉमन होता है उन पेशेंट में जो टाइमली मेडिकेशन नहीं लेते और साथ साथ वो परहेज़ नहीं करते, वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते। उनमें स्मोकिंग आ जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है, डाइटरी हैबिट्स आ जाती हैं, तो ये सारी मिल मिला के आपको करना पड़ेंगी ताकि आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरा ये कि हमारे अक्सर मरीज़ आपने देखा होगा, वो समझते हैं कि बाईपास हो गया तो बस अब तो मैं क्या कहते हैं बिल्कुल जवान हो गया और मैं सारे काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हमें ख़्याल करना पड़ता है, मरीज़ की काउंसलिंग करना पड़ती है कि जो चीज़ें आपके दिल की और सेहत के लिए ख़राब है उनको अवॉइड करें। उनमें ये सारी चीज़ें स्मोकिंग, डाइट और ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ-साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर, जो कि आजकल एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, व्हिच इज़ गैजेट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं। उसकी वजह से डॉक्टर साहब एक बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है कि बच्चा या बड़ा जहाँ बैठा है, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वहीं पर बैठा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम फिज़िकल एक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के बहुत क्लोज़ होते जा रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और अनफॉर्चुनेटली कराची जैसे शहर में जहाँ पे आपको पार्क्स और ग्राउंड्स नहीं मिलते, तो लोग बच्चे आमतौर पे घर से बाहर नहीं निकलते खेलने कूदने के लिए। एक ज़माना था कराची में, आपने देखा होगा, डिफरेंट पार्क्स थे, लोग शाम में जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फिज़िकल एक्टिविटी होती थी। अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है और ज़्यादा टाइम बच्चे स्क्रीन को दे रहे होते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से ऑब्वियसली जहाँ आप बैठे होते हैं वहीं खाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जब वो बच्चा बड़ा होगा ऑब्वियसली उसकी क्या कहते हैं मुख्तलिफ उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं और वो डायबिटीज़ का रिस्क उसका डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को कोशिश करें कि किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, स्पेशली इवनिंग टाइम में। वो पार्क्स हो या क्रिकेट अकेडमीज़ हो, वहाँ पे आप उनको ज्वाइन करवाएं ताकि वो फिज़िकली एक्टिव रहें और स्क्रीन टाइम उनका कम करें। आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम आप बच्चों को दे दें कि भाई इससे ज़्यादा आप मोबाइल या टीवी नहीं देखेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है या आपको वो एक्टिविटी करनी है, तो इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आजकल की सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो गया है पेरेंट्स के लिए बच्चों को इस तरह मैनेज करना, लेकिन स्टिल आप अगर करेंगे तो बच्चे के लिए फ़ायदा है और उसके फ्यूचर के लिए फ़ायदा है। ठीक। डॉक्टर साहब यकीनन बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू इस वक्त जारी है, और मैं डॉक्टर साहब एक और बात भी आपसे पूछना चाहूँगा। नॉर्मली सर बच्चे तो खैर बच्चे, बड़ों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई बड़ा ऐसी इल्लत में अगर मुब्तला है तो वो क्या करें? देखिए डेफ़िनेटली बात वही आ जाती है कि बच्चे भी और बड़े भी सारे ही रिस्क पे हैं। तो एडल्ट्स को भी चाहिए कि वो, बड़ों को भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि फ़िज़िकली एक्टिव रहें, डेली आधा घंटा वॉक करें, हफ़्ते में 5 दफ़ा या अगर 7 दिन हफ़्ते में कर सकते हैं तो बेस्ट है। ब्रिस्क वॉकिंग हो, उसमें फ़ील करें कि दे आर एक्सर्टिंग और वो काम कर रहे हैं, उनको पसीना आ रहा है, तो डेफ़िनेटली उससे रिस्क भी कम होता है, उससे हाइपरटेंशन भी कम होती है, उससे डायबिटीज़ भी कम होती है और जो दिल की बीमारियाँ और दूसरे किस्म की बीमारियाँ हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट बीट के हवाले से भी बताइए, इसमें भी लोगों में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं कि बच्चों में ऑलमोस्ट वंस अ मिनट जो है वो कितनी बार है और बड़ों में कितनी बार है? देखिए अडल्ट में तो हम कहते हैं कि अगर हार्ट रेट 100 अबव एंड 60 बिलो इज़ नॉर्मल, ठीक है, तो ये 60 और 100 के इन बिटवीन आपकी हार्ट बीट है। लेकिन बच्चों में ऑब्वियसली एज के साथ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका 140 हार्ट रेट भी हो सकता है, 160 के अराउंड भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब वो ग्रो करता है और बड़ा होता है तो हार्ट रेट फिर जो अडल्ट पॉपुलेशन में आता है वो इसी तरह 100 और 60 का हार्ट रेट हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल। इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ता है रीज़न क्या है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त चूँकि हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सवालात जो हैं वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी की जाएँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? यार बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज़ जब आप हम जब डॉक्टर बनते हैं या मेडिकल स्कूल में हम जाते हैं तो वहीं से आपका दिमाग सोचना शुरू करता है मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कैसा डॉक्टर बनना चाहिए। और जब मैं गया तो ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में हमने कुछ रोटेशंस की, उसमें हमें पता चला कि ये फील्ड शायद हमारे लिए अच्छी है या आपका आपका शौक़ है इस फील्ड में। तो कार्डियोलॉजी में जब हमने रोटेशन की तो हमें लगा कि वाक़ई बहुत थ्रिलिंग फ़ील्ड है, आप एन्जॉय करते हो उस काम को। और जब आप देखते हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इंटरवेंशन से है, और जब आप देखते हो एक पेशेंट इमरजेंसी में लैंड किया जिसकी पल्स नहीं है और वो बिल्कुल क्रैश हुआ, आप उसको सीपीआर करके ऊपर कैथ लैब में लाते हैं, उसको सीपीआर वो बिल्कुल बेहोश है, वेंटिलेटर पे है, आप उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं और 2 दिन 3 दिन बाद वो 4 दिन बाद वो मरीज़ अपने पैरों पे चल के जा रहा होता है, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है और आपको लगता है कि आपने दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर लिया ये देख के। तो मेरे ख़्याल से यही शायद मोटिवेशन है जिसके वजह से मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बना। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन हर स्टूडेंट की कामयाबी में उनके असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अपने टीचर्स के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे और कोई ऐसा टीचर जिनका आप नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? नहीं, टीचर्स तो जो टीचर्स आपको आपकी लाइफ में मिले वो सारे ही अच्छे होते हैं, टीचर कोई बुरा नहीं होता, सब सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन बात ये है कि फ़ेवरेट्स आपके डेफ़िनेटली होते हैं। जी, जी। तो मेरे एक प्रोफ़ेसर मसरूर साहब हैं, मैं उन्हें हमेशा एडमायर करता हूँ, डॉक्टर मसरूर, तो वो मुझे अभी भी याद हैं और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी मेडिकल लाइफ के दौर में काफ़ी हेल्प की। और डॉक्टर ज़ाहिद जमाल मेरे प्रोफ़ेसर, अभी मेरे साथ डॉक्टर नदीम हसन रिज़वी हैं, वो भी मेरे प्रोफ़ेसर हैं। तो बहुत सारे लोग हैं और उनके साथ बहुत अच्छा काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, तो शायद कामयाबी में उन्हीं का हाथ है। और पेरेंट्स तो डेफ़िनेटली आपके साथ होते हैं हमेशा, और फैमिली हमेशा सपोर्टिव होती है, तो इन सबको मिल मिला के एक अच्छा डॉक्टर बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बिलख़ुसूस अगर कराची की आवाम के हवाले से बात की जाए, तो आप क्या समझते हैं कि मेंटली तौर पर कितनी टेक्निकली साउंड है हमारी आवाम कि जो दिल की बीमारियों को और अपनी सेहत को समझती है? देखिए, आज से अगर 10-15 साल पहले बात की जाए तो शायद लोग इतना नहीं जानते थे दिल की बीमारियों के हवाले से। और लेकिन अब क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए जिसके हवाले से आप डिफरेंट रोड साइड पे देख रहे होते हैं, कंटेनर्स लगे होते हैं जिन पे चेस्ट पेन यूनिट लिखा होता है। तो जब भी कोई तकलीफ़ होती है लोग जाते हैं, बट स्टिल देखें काम करने की ज़रूरत हमेशा होती है अवेयरनेस के हवाले से, और आपका प्रोग्राम भी शायद इसी अवेयरनेस की एक कड़ी है। तो लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए, और पहले के मुकाबले में बहुत बेहतरी आई है, बट स्टिल कहते हैं कि कभी भी आपका काम पूरा नहीं होता, आपके पास नए लोग आते हैं, वो अवेयर करते हैं और लोगों को, तो अभी भी स्टिल मेरे ख्याल से काम करने की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। देखिए, आपके नाज़रीन के लिए स्पेशली मैसेज यही है कि दिल अक्सर जो चेस्ट पेन होता है हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम इंटरवेंशनिस्ट कहते हैं टाइम इज़ मसल। अगर आपको कभी भी चेस्ट पेन हो, कोशिश कीजिए आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके एक ईसीजी करवाएं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेके जो भी आपके पास कार्डियक सेंटर क्लोजेस्ट है वहाँ पे पहुँचें। क्योंकि अगर आपने डिले किया, हार्ट अटैक किया, एंजाइना या एमआई की सूरत में, तो मसल डैमेज हो जाता है, वो इरिपेयरेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो डैमेज हो गया है। तो उसके बाद अगर आपका हार्ट डैमेज हो गया, आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स शुरू हो गए, तो देखा ये गया है कि 5 साल में अगर फॉर इंस्टेंस 100 मरीज़ हैं जिनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप हुआ, तो उनमें से अगले 5 साल में सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जो बचेंगे, 50% की डेथ हो जाएगी।
तो 100 में से 5 साल में सिर्फ 50% लोग ही बचेंगे हार्ट फेलियर के साथ, अगर वो एडवांस हार्ट फेलियर के साथ आए। तो कोशिश करें कि टाइमली हॉस्पिटल पहुँचें, अपना हार्ट मसल को बचाएं ताकि आप हार्ट फेलियर की बीमारी से बच सकें। तो यही मैसेज है मेरा आपकी ऑडियंस के लिए। ठीक, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर उमैर अबरार, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, OMI हॉस्पिटल नेटवर्क। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।